Welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक का 6th एडिशन हम कवर कर रहे हैं, भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें हमने 1773 से लेकर 1927 तक का घटनाक्रम देख लिया है। 1927 में हमने देखा साइमन आयोग आया था, जो कि अलग अलग सिफारिशें लेकर आया था। उन सिफारिशों से असंतुष्ट होकर 3 गोलमेज सम्मेलन लाए गए थे। उन 3 गोलमेज सम्मेलन के अंदर है ना, साइमन आयोग द्वारा पारित किए गए सिफारिशों को संशोधित किया गया और उसे 1935 में लागू किया गया था। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पीछे वाले वीडियोस को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगी। समझते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 को। ये जो अधिनियम था, भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार को गठित करने में मील का पत्थर साबित हुआ था। यानी कि भारत के अंदर आज जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई है, उसका जो जड़ है, उसकी जो जड़ है वो हमें 1935 के अधिनियम में देखने को मिलती है। ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था ना, ये काफ़ी बड़ा था और काफ़ी लंबा था। बड़ा और ये लंबा होने की वजह थी क्योंकि इसके अंदर 321 धाराएं थी। कितनी थी? 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी एक इसी कानून के अंदर 1935 में। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी जो ये इसको इंपॉर्टेंट बनाती है? ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, देखिए इसके अंदर पहली बात तो ये है कि आज जो हम देख रहे हैं कि पूरा भारत है, पूरे भारत के अंदर जो राज्य है, ठीक है, राज्य जो है वो भारत से अलग नहीं हो सकते। इस बात को हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिलता है 1935 के अधिनियम के अंदर। 1935 के अधिनियम में कहा गया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, यूनियन की स्थापना की जाएगी, जिसके अंदर राज्य और जो रियासतें हैं उनको इकाई माना जाएगा। समझ आ रही है आपको? जैसे कि एक चैप्टर होता है ना, चैप्टर के अंदर अलग अलग यूनिट्स बना दी जाती है। वही बात है कि चैप्टर जो है वो तो भारत ही रहेगा और चैप्टर के अंदर जो यूनिट है वो क्या होंगी? राज्य होंगे। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया आपको कि जो जिसमें राज्य और रियासतें एक इकाई होगी। ठीक है, इनमें प्रांतों का संघ में शामिल होना अनिवार्य था। जो भारत के अंदर जो जगह थी जिन पर ब्रिटिश का कंट्रोल चल रहा था, जिन क्षेत्रों पर, उनको तो भारतीय संघ में शामिल होना ही होना था, लेकिन जो देसी रियासतें थी उनके लिए अनिवार्य नहीं था। अंग्रेजों ने ये कहा था कि जितने भी राजा रजवाड़े हैं वो अपने लिए अलग संविधान बना सकते हैं, अपने लिए अलग देश की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन जहां पर अंग्रेज शासन कर रहे हैं उन क्षेत्रों को तो भारत में शामिल होना ही पड़ेगा। यानी कि क्या कर रहे थे कि एक पूरा भारत था। देखो, एक तो पाकिस्तान तो बना ही दिया था, ठीक है, उसके अलावा संघ ये बना रहे थे, ठीक है, भारत तो बन ही रहा था। उसके अलावा कह रहे थे कि देसी रियासतें अपनी अलग देश की स्थापना कर सकती है। तो 500 से ज़्यादा देसी रियासतें हमारे देश के अंदर उस वक्त शामिल थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह अंग्रेजों ने ये अपनी चाल यहाँ पर चली है ना। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की है ना कूटनीति और उनकी जो दूरदर्शिता जो थी वो एक मील का पत्थर साबित होती है भारत को संघ बनाने के अंदर, है ना। तो ये सब जो चीज़ें थी वो हम 1935 के अधिनियम में देख सकते हैं। तो जब भारतीय संविधान निर्माताओं ने देखा कि ये बहुत गलत हो रहा है, तो क्यों ना हम ऐसे फ्यूचर में ऐसे लॉ बना दें जिससे क्या हो कि राज्य कभी भी भारत से अलग ना हो पाए। ठीक है, तो संविधान निर्माताओं ने निर्माण किया कि जो अखिल भारतीय संविधान का प्रावधान है उसको भारतीय संविधान में हम लोग शामिल कर देते हैं, लेकिन इसमें चेंज कर लेंगे कि जो राज्य है वो संघ से अलग नहीं हो सकते। ये पहला ही संविधान ओपन करते ही अनुच्छेद आर्टिकल जो फर्स्ट आता है उसके अंदर ये सीधा साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य जो है वो कभी भी देश से अलग नहीं हो सकते, भारत से अलग नहीं हो सकते। भारत के अंदर शामिल हो सकते हैं लेकिन भारत से अलग नहीं हो सकते। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी। द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया था। हम जानते हैं कि हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय जो थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे थे? प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे। तो इन सिस्टम को क्या कर दिया था? 1935 के अंदर खत्म कर दिया था। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। ठीक है,
जो प्रांत थे वो राज्य, सॉरी यहाँ पर राजू लिखा गया, यहाँ पर राज्य है। राज्य जो है वो अपने दायरे में रहकर 3 पृथक क्षेत्रों में शासन कर सकते थे। इसके अलावा अधिनियमों में राज्यों के लिए उत्तरदायी सरकार की स्थापना, यानी गवर्नर को विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक हो गया था। कहने का मतलब ये है कि अब राज्यों को काम करने, राज्यों के अंदर जो सरकार बिठाई है उन सरकारों को फ्रीडम के तौर पर, है ना, आराम से खुले अपने कि सेंटर इतना ज़्यादा कंट्रोल ना करे कि वो ऐसे बंदिश के रूप में काम कर पाए। वो कह रहे हैं कि सरकारों को, राज्य सरकारों को इतनी छूट दी जाएगी कि वो अपना काम जो है वो अपने ढंग से कर सकें। ठीक है, तो ये सब सिस्टम उस वक्त चल रहा था कि विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक हो गया था। यानी जो गवर्नर थे वो मंत्री परिषद के आधार पर ही काम करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर ही काम करेंगे। अब राज्य के जो गवर्नर की परिषद थी उसमें वही सदस्य शामिल होते थे। गवर्नर की परिषद में वही सदस्य आएंगे जो विधान परिषद में निर्वाचित होकर आएंगे, निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, विधान परिषद में जिनको चुना गया है ना जनता के द्वारा। देखो हमने वोटिंग वाला सिस्टम देखा था। ठीक है, किसके आधार पर? कर और शिक्षा और संपत्ति के आधार पर लोगों को वोट डालने का अधिकार था। वो लोग वोट डाल रहे थे और उनसे निर्वाचित होकर जो लोग आ रहे थे वही गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य बन रहे थे। पॉइंट समझ आ गया? तो यही सिस्टम हमने भारत के अंदर लागू किया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस व्यवस्था को व्यापक रूप से स्वीकार किया। राज्यों के साथ साथ केंद्र के संबंध में भी इस अवस्था को अपनाया। पॉइंट समझ आ गया होगा, है ना? क्लियर है? जैसे कि आज भी हम जानते हैं ना, राष्ट्रपति की हेल्प के लिए, उनकी सलाह के लिए मंत्री परिषद बिठाई होती है ना। मंत्री परिषद कैसे बनती है? संसद से चुने हुए सदस्यों को ही, है ना, मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है। तो ये सिस्टम हमने 1935 से लिया था। आई होप पॉइंट समझ आ गया होगा। अभी तक हमने 2 पॉइंट देख लिए हैं, जिसके अंदर हमने अनुच्छेद 1 देखा था कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ये हमने कटु अनुभव लिए हैं 1935 में कि क्या क्या ये अंग्रेज हमसे चाहते थे, लेकिन उनकी ये जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई है। तो ये हमारे कटु अनुभव थे जिसको हमने अपने भारतीय संविधान में लिखित रूप में शामिल कर दिया था। ठीक है, उसके अलावा ये जो आज मंत्री परिषद के आधार पर, सलाह के आधार पर राष्ट्रपति जो काम करते हैं, वो भी हमने 1935 से लिया है। इस अधिनियम ने केंद्र और राज्यों की इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय 3 सूचियों को विभाजित कर दिया था। जैसे आज भी हम देखते हैं संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, यानी कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है ना। शक्ति का बंटवारा किस पर देख सकते हैं हम? इन सूचियों में देख सकते हैं। ठीक है, इन आधार पर राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो संवर्ती सूची होती है ना, संवर्ती सूची होती है, उस वक्त 1935 के अंदर संवर्ती सूची पर जो नियम बनेंगे वो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बना सकते थे। लेकिन जब टकराव की स्थिति होती थी तो जो वायसराय कानून बनाता था उसके आधार, उसी को लागू किया जाता था। लेकिन भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में इसको चेंज कर दिया गया था। ठीक है, देखिए पहले तो अपने देखते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची शक्ति विभाजन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची, इसके अंदर कहा गया है कि संघ सूची पर संसद नियम बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी। ठीक है, ये है अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 कहता है कि जो संघ सूची है उस पर तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी और जो राज्य सूची है वहां पर विधानमंडल कानून बनाएगी। लेकिन जो समवर्ती सूची है वहां पर कोई राष्ट्रपति नहीं बनाएगा, जैसे वहां पर वायसराय बना रहा था, राष्ट्रपति कानून नहीं बनाएगा, वहां पर संसद कानून बनाएगी। 248 अनुच्छेद ये बताता है। पॉइंट समझ आ गया? संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में छोटा सा बदलाव किया कि 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंप दी गई थी? वायसराय को। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में अवशिष्ट शक्तियां संसद को सौंपी गई है। अनुच्छेद 248 में ये बात कही गई है। 248 में और 246 में कहा गया है कि संघ पर संसद बनाएगी नियम और राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल। क्लियर है? इसने 11 राज्यों में, 11 राज्य थे, 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था को शुरू कर दिया। द्विसदनीय, जैसे कि आज भी हम देखते हैं विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में दूसरे विधान परिषद जो होते हैं उसका गठन की व्यवस्था की गई है ना, वो हमने यहीं से लिया है। द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। मुंबई, बंगाल, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम के अंदर द्विसदनीय विधान परिषद और क्या बनाया गया? विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई थी। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169
169 राज्य विधानमंडल के दूसरे सदन यानी कि विधान परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। विधान परिषद के यानी कि विधानमंडल का जो दूसरा सदन है ना, विधान परिषद का गठन कौन करता है? 169। क्लियर है? देखिए, द्विसदन व्यवस्था शुरू कर दी गई। विधान परिषद तो थी ही, लेकिन साथ में विधानसभा भी बना दी गई। विधानसभा का जो व्यवस्था है वो आज के भारतीय संविधान में भी देखने को मिलता है, जिसे अनुच्छेद 169 में शामिल किया गया है। क्लियर है पॉइंट? ओके। इस अधिनियम के अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना की गई। यानी कि अब भारत की एक मुद्रा चालू कर दी जाएगी। भारत अब आज़ाद होने वाला है 1947 तक। जब भारत आज़ाद होगा तो भारत को एक मुद्रा तो चाहिए ही, तो मुद्रा और उसकी साख पर नियंत्रण करने के लिए एक बैंक की स्थापना कर दी गई, जिसे, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। पॉइंट क्लियर है? इससे ना केवल देखो, अब संघ लोक सेवा आयोग की तो स्थापना कर दी गई थी, यूपीएससी की तो, लेकिन अब राज्यों के अंदर भी, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासनिक सेवाओं के अंदर कौन कौन शामिल हो सकता है, कौन कौन आ सकता है, तो अब पूरे सभी राज्यों के लिए अब केंद्र वाली यूपीएससी तो सिस्टम बना नहीं पाएगी, तो राज्यों के लिए अलग अलग से लोग, ये जो अपने राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं ना, उनका गठन कर दिया गया है ना। जैसे कि यूपीपीएससी होती है, आप समझ रहे होंगे इस बात को। क्लियर है? इसने ना केवल संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की। और दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर जब एक जैसा पेपर ले, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वो क्या होगा? संयुक्त लोक सेवा आयोग, है ना। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई 1935 के तहत। ओके, तो वर्तमान भारतीय संविधान में भाग 14 में राज्य लोक सेवा आयोग की गठन और शक्तियां, कार्य से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 14 में लोक सेवा आयोग से, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, जिसे हमने लिया है 1935 के अधिनियम से। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, तो एक बार आप इसका रिवीजन कर लेना, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।